नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने दोस्तों मगध साम्राज्य को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने दोस्तों हर्यक वंश को पढ़ा, इसके बाद शिशुनाग वंश को पढ़ा और इसके बाद दोस्तों नंद वंश को पढ़ा। दोस्तों नंद वंश के बाद मौर्य वंश स्थापित होता है, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों इसी बीच में जो विदेशी आक्रमण हुए थे उनको पहले पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि यही कड़ियाँ दोस्तों सारी साथ में लगी हुई मिलती हैं। ठीक है। जो प्रथम विदेशी आक्रमण था वह ईरानी आक्रमण था। ईरानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। चलिए देखते हैं। भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरान पर्शिया के हखामनी वंश ने किया। दोस्तों देखिए, ईरान को पर्शिया भी कहते हैं। ठीक है। ईरान के हखामनी वंश के राजाओं ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में किया। ठीक है। जो ईरान का हखामनी वंश है दोस्तों, इसके राजाओं ने किया, जो कि भारत पर यह प्रथम सफल आक्रमण माना जाता है। दोस्तों हखामनी वंश का एक राजा था साइरस, और इसका उत्तराधिकारी था दारा प्रथम। इसी ने दोस्तों भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किया है, प्रथम ईरानी आक्रमण किया है। ठीक है। दारा प्रथम ने। ठीक है। इसका कार्यकाल 522 ईसा पूर्व से 486 ईसा पूर्व तक रहता है। इससे पहले दोस्तों दारा प्रथम से पहले साइरस द्वितीय, जो कि कुरुश नाम से भी प्रसिद्ध था, साइरस द्वितीय ने आक्रमण का असफल प्रयास किया था। दोस्तों जो ईरानी हैं दोस्तों, सबसे पहले साइरस द्वितीय ने भारत पर आक्रमण किया था, जो कि यह असफल आक्रमण हुआ था। ठीक है। असफल आक्रमण रहा था। दोस्तों जो सफल आक्रमण है वह दारा प्रथम के द्वारा किया गया था। ठीक है। दारा प्रथम के 3 अभिलेख क्रमशः बेहिस्तून, पर्सिपोलिस और नक्शे रुस्तम, ये दोस्तों दारा प्रथम के 3 अभिलेख मिले हैं। बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख। यह सिद्ध होता है कि दारा ने, इन तीनों अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि दारा प्रथम ने ही 516 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब एवं सिंध के भूभागों पर अधिकार किया। देखिए दोस्तों, जो इसके 3 अभिलेख मिले हैं, बेहिस्तून का अभिलेख, पर्सिपोलिस का अभिलेख और नक्शे रुस्तम का अभिलेख, इससे यह सिद्ध होता है, इस पे दोस्तों लिखा हुआ है, अंकित किया हुआ है कि 516 ईसा पूर्व में दारा प्रथम ही वह शख्स था जिसने सर्वप्रथम सिंधु नदी के पश्चिम में पंजाब एवं सिंध के भूभाग पर अधिकार कर लिया था। और दोस्तों जो हेरोडोटस हैं ये इतिहासकार हैं, और ये दोस्तों इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। ठीक है। इतिहास के जनक भी माने जाते हैं। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहते हैं। हेरोडोटस के अनुसार अधिकृत भारतीय भूभाग ईरानी साम्राज्य का 20वां प्रांत बना। दोस्तों हेरोडोटस ने भी अपने किताब में लिखा है कि जो अधिकृत भारतीय भूभाग था, जो ईरान का जो 20वां प्रांत बना। ठीक है। ईरान के पास दोस्तों भारत के आक्रमण करने से पहले वो दोस्तों उसके पास 19 प्रांत थे, जो दोस्तों अब भारत पर आक्रमण किया तो भारत पर दोस्तों 20वां प्रांत बन गया। ठीक है। और लिखा है दोस्तों उसने, हेरोडोटस ने, कि भारत से 360 टैलेंट स्वर्ण राजस्व के रूप में ईरान को मिलता था। दोस्तों 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं ईरान को मिलती थीं भारत से, और ये दोस्तों 20वां प्रांत बना था। हेरोडोटस के अनुसार जो दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों, 20वां प्रांत के रूप में भारत को जोड़ा गया था। ठीक है। कौन कौन सा क्षेत्र था? कंबोज व गांधार। दोस्तों तक्षशिला की राजधानी कंबोज है, तक्षशिला पर इसने आक्रमण किया था और यह 20वां प्रांत के रूप में जोड़ा गया था, जिससे दोस्तों 360 टैलेंट की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थीं ईरान को। कंबोज व गांधार पर भी दारा का अधिकार था। दारा प्रथम ने अपने नौसेना अध्यक्ष स्काईलेक्स, दोस्तों दारा प्रथम के नौसेना अध्यक्ष का नाम था स्काईलेक्स को सिंधु नदी मार्ग की खोज करने के लिए भेजा था। दोस्तों दारा प्रथम ने अपने नौसेना अध्यक्ष को सिंधु नदी का मार्ग की खोज करने के लिए भेजा था। हेरोडोटस के अनुसार भारतीय सैनिकों के वस्त्र सूती होते थे। दोस्तों इतिहासकार जो है, इतिहास का जनक जो है हेरोडोटस, उसने दोस्तों भारत की यात्रा तो नहीं की, परंतु दोस्तों उसके लेखों के अनुसार पता चलता है कि भारतीय सैनिकों के वस्त्र सूती थे। दारा के उत्तराधिकारी जेरेक्सस या कहें क्षयार्ष, दोस्तों दारा का जो उत्तराधिकारी था जेरेक्सस या कहें क्षयार्ष ने भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती कर यूनानियों के विरुद्ध काम लिया। ये सैनिक गांधार व सिंधु प्रदेश से गए थे। दोस्तों जो ईरानी जो उत्तराधिकारी था दारा का, जेरेक्सस या फिर क्षयार्ष,
इसने दोस्तों बड़ी मात्रा में भारतीयों को भी अपनी सेना में शामिल किया था और यूनानियों के खिलाफ दोस्तों युद्ध में काम लिया था। ठीक है, ये सैनिक जो थे दोस्तों वह गांधार और सिंधु प्रदेशों से आए हुए सैनिक थे। ठीक है, आगे दोस्तों जो दारा तृतीय था, दारा तृतीय दोस्तों ये अंतिम ईरानी शासक था। ठीक है, जिसे सिकंदर ने 331 ईसा पूर्व में अरेबेला का युद्ध या कहें गोगा बेला का युद्ध में पराजित किया। दोस्तों सिकंदर और दारा तृतीय का युद्ध 331 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि अरेबेला का युद्ध या फिर गोगा बेला का युद्ध कहते हैं। ठीक है, इसने पराजित किया, सिकंदर ने पराजित किया। सिकंदर दोस्तों अरस्तु का शिष्य था। ठीक है, और जो ईरानी शासक था, अंतिम ईरानी शासक दोस्तों दारा तृतीय से युद्ध हुआ सिकंदर का, जो कि 331 ईसा पूर्व में अरेबेला का युद्ध या गोगा मेला का युद्ध में पराजित किया था सिकंदर ने। ठीक है, 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पर्सिपोलिस के राजप्रसाद को जला दिया। दोस्तों जो पर्सिपोलिस का जो राजमहल था दोस्तों, उसे 330 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जला दिया और ईरान को जीत लिया था। ठीक, 330 ईसा पूर्व में दारा तृतीय को सिकंदर द्वारा पराजित किए जाने से भारत से ईरानी आधिपत्य समाप्त हो गया। दोस्तों जो दारा तृतीय था ईरानी सम्राट, दोस्तों सिकंदर के द्वारा जब पराजित हुआ तो ईरानी जो थे वो पूर्ण रूप से भारत से समाप्त हो गए। ठीक है, इनका जो वर्चस्व था भारत में वह खत्म हो गया था। ठीक है, सिकंदर के आक्रमण से 331 ईसा पूर्व में। इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत और ईरान का संबंध भारत पर को स्थायी रूप से प्रभाव नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत ईरान संबंध का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। साथियों ये लाइन ये कह रही है कि भारत और ईरान का जो संबंध था इस पर भारत पर कोई भी स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, सिकंदर ने पहले ही दारा तृतीय को पराजित कर पूर्ण रूप से ईरानी साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया था। ईरानी आक्रमण का प्रभाव, अब दोस्तों थोड़ा बहुत जो ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा है भारतीय साम्राज्य पर, भारतीयों पर, वह देख लेते हैं। पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रसार। दोस्तों जो खरोष्टी लिपि आई है वह ईरानियों की ही देन है, जो कि खरोष्टी लिपि आई है और बाद में अशोक के द्वारा इस्तेमाल भी की गई। ठीक है, पश्चिमोत्तर भारत में खरोष्टी लिपि का प्रचार हुआ, जो कि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। साथियों जिस प्रकार उर्दू लिखी जाती है इस साइड से इस तरफ, ये भी दोस्तों खरोष्टी लिपि भी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। दोस्तों जो ब्राह्मी लिपि है वह हमारी जैसे अभी देवनागरी लिपि है दोस्तों, जैसे हमने लिखा है अभी इस प्रकार से, इस प्रकार की लिपि को दोस्तों ब्राह्मी लिपि कहते थे। ठीक है, खरोष्टी लिपि ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इस साइड से इस ओर लिखी जाती थी। अरमेइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। दोस्तों खरोष्टी लिपि भी हुई और एक और अरमेइक लिपि भी हुई। ठीक है, अभिलेख उत्तीर्ण करने की प्रथा। दोस्तों जो अशोक के द्वारा मुख्य रूप से अशोक के द्वारा जो दोस्तों अभिलेख लिखे गए वे दोस्तों ईरानियों की ही देन है, जो भारत में अभिलेख का प्रचलन हुआ। ठीक है, ईरानियों के द्वारा अभिलेख दिए गए। अशोक के अभिलेख में जो लिपि शब्द का यूज़ हुआ है वह भी दोस्तों ईरानियों का प्रभाव है। ठीक है, अशोक के स्तंभों का शीर्ष घंटाकार ईरानी छत्र प्रणाली, ये भी दोस्तों। ठीक है, जो अशोक का दोस्तों स्तंभ है उस पर दोस्तों जो शीर्ष है वह घंटाकार है, ये भी दोस्तों ईरानियों की देन है। जो ईरानी छत्र प्रणाली यूज़ करते थे दोस्तों, वो भी आज जो भारतीय इतिहास में छत्र प्रणाली यूज़ की गई वो भी दोस्तों ईरानियों की देन है, जो कि शक और कुषाण शासकों के द्वारा विकास किया गया और उसके बाद दोस्तों कई राजाओं ने अपने आप को छत्रप कहा है। ये दोस्तों ईरानियों की देन है। ईरानी चांदी के सिक्के सिगलोई या शैकल्स एवं सोने के सिक्के डेरिक भारत में प्रचलित हुए। ईरानियों के जो दोस्तों सिक्के थे, चांदी का सिक्का था दोस्तों सिगलोई, इसे दोस्तों शैकल्स भी कहते हैं, और सोने का जो सिक्का था वह था डेरिक। दोस्तों इसका पूर्ण रूप से भारत में प्रचलन हुआ। ठीक, मौर्य सम्राट के केश प्रक्षालन। दोस्तों जो मौर्य सम्राट अपने बालों को धोता था, बालों को धोते थे दोस्तों, वह भी ईरानियों की ही देन माने जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से प्रभाव हुए? सबसे पहले दोस्तों खरोष्टी लिपि का प्रचार प्रसार हुआ और अरमेइक लिपि का प्रचार प्रसार हुआ। और दोस्तों जो अभिलेख लिखे गए अशोक के द्वारा
वो भी दोस्तों ईरानियों की देन है। और जो अशोक के अभिलेख में लिपि शब्द यूज़ हुआ है वो भी दोस्तों यूज़ है, वो भी ईरानियों की देन है। अशोक के स्तंभों दोस्तों जो घंटाकार है, अशोक के जो स्तंभ का शीर्ष दोस्तों जो घंटाकार है वह भी ईरानियों की देन है। और दोस्तों जो छत्रप प्रणाली है ये भी ईरानियों की देन है, जिसे शक और कुषाण शासकों द्वारा विकास किया गया और बाद में कई राजाओं के द्वारा भी छत्रप प्रणाली यूज़ की गई। ईरान के दोस्तों चांदी के सिक्के सिगलोई चला और डेरिक सोने का सिक्का चला। मौर्य सम्राट दोस्तों जो केश प्रक्षालन करते थे यानी कि बालों को धोते थे, यह भी मुख्य रूप से ईरानियों की ही देन है। आगे दोस्तों हम लोग यूनानियों को पढ़ेंगे, जो कि सिकंदर है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों सिकंदर जो है वह विश्व विजेता कहलाता है, हालांकि उसने पूरे विश्व को विजय नहीं हासिल कर पाया था, ठीक है, पूरे विश्व को विजय हासिल नहीं कर पाया था। अब हम लोग यूनानी आक्रमण पढ़ेंगे कि किस प्रकार से यूनानी आए और दोस्तों कहाँ से वे लौटे, किस नदी से लौटे, ठीक।